हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज का जो हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर मंथ का मैं आप लोगों के लिए 3 पार्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस लाती हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और लास्ट पार्ट आने के बाद आप लोग कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट मिलेगा विद कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा जैसा इसमें लिखा गया है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अपना फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगा क्योंकि अभी आप लोगों का एसबीआई का मेंस एग्जाम है और आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फरवरी मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बल्कि हर मंथ का जो मैं आपके लिए कवर करती हूँ। और ये आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम को देने आप जा रहे हैं तो आप लोगों ने कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है जो मैं प्रोवाइड कराती हूँ आपको पीडीएफ में। ठीक है, मैं डीप कंटेंट आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा पाऊंगी, यहाँ पे क्लास में इतना डीप नहीं हो पाता है। तो आप लोग डीप पीडीएफ पढ़िएगा पूरा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफी डीप में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में। इसलिए आप लोगों ने कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जरूर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं। ठीक है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो आ चुका है, जिसमें हमने सितंबर से फरवरी तक के लास्ट 6 मंथ के सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, स्पेशली आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लर्क का मेन एग्जाम है उस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज कवर किया है लास्ट 6 मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। टॉपिक वाइज का मतलब है जैसे आरबीआई न्यूज अलग की है, बैंकिंग न्यूज अलग से है, अपॉइंटमेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, लोन्स हैं, सभी कुछ है। लास्ट 6 मंथ का पूरा हमने डिस्कस किया है, विद कंटेंट डिस्कस किया है। जो वीडियो में कंटेंट है उससे ज्यादा कंटेंट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। कंटेंट आपको पीडीएफ में ज्यादा डीप में मिलेगा एज कंपेयर टू वीडियो क्लास। ठीक है, इसके अलावा आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। यह है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज नेम्ड, क्या नाम है इनका, मियो ओका एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर इन इंडिया, सक्सीडिंग, किसको सक्सीड किया है इन्होंने, ताकियो कोनिशी। तो किस संगठन ने ताकियो कोनिशी के स्थान पर मियो ओका को भारत में अपना नया देश का डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। द एडीबी हैज अपॉइंटेड मियो ओका एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर for India, succeeding Takeo Konishi, who has been promoted to the position of ADB Director General for South Asia at the Manila headquarter. Clear? Responsibility of the country director क्या होती है इनकी responsibility? तो मियो ओका will be responsible for steering ADB operations in India and nurturing relationship with the government and other development partners in the country. Miyo Oka will lead the implementation of ADB's country partnership strategy for India spanning from 23 to 27. The strategy aims to catalyze robust climate resilience and inclusive private sector-led growth in India through accelerated structural transformation, job creation, promotions of climate resilience, green growth and enhanced social and economic inclusive etc. तो इनकी पिक्चर आप देख लीजिए, ये है मियो ओका न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, किसके लिए? तो एडीबी के लिए। ठीक है, सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिल जाएगा जिसमें बताया गया है, सेम जो आपको आगे पॉइंट्स इंग्लिश में दिए गए हैं वही आपको मिलेंगे। तो एक बार फर्स्ट लाइन में डिस्कस कर लेती हूँ कि एडीबी ने ताकियो कोनिशी जो अभी तक थे उनकी जगह मियो ओका को भारत के लिए अपना नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है और मनीला हेडक्वार्टर में दक्षिण एशिया के लिए एडीबी की डायरेक्टर्स के पद पर उनको पदोन्नत किया गया है। किसको? ताकियो कोनिशी को। और नए डायरेक्टर बने हैं उनकी जगह पे मियो ओका। ठीक है, बाकी कंटेंट आप लोग लाइन बाय लाइन वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ परचेज करके पढ़ सकते हैं जैसा आपको सुटेबल है। हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आपको इजी लगता है, सही लगता है, कंफर्ट लगता है, आप उस लैंग्वेज में पढ़ के आराम से समझ के एग्जाम में कितना भी डीप में क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप लोग आंसर जरूर करके आएंगे अगर आपने अच्छे से कंटेंट पढ़ा है तो। ठीक है, और हर वीडियो में, हर क्लास में मैं अपने क्वेश्चन के बाद जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। तो यहाँ पर है एडीबी,
जो मैं आपके अपनी हर क्लास में देती हूँ फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। जिनको पता है उनका ठीक है, जिनको नहीं पता है वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और जिनको पता है वो रिवाइज कर लीजिए। एडीबी के बारे में बात करेंगे। Established 1966, मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर है, मास्को इसका के प्रेसिडेंट है। और मेंबरशिप की बात करेंगे, काफी बार होता है मेंबरशिप पूछी जाती है, तो 68 मेंबर्स इसकी कंट्री हैं, इंक्लूडिंग 49 रीजनल मेंबर्स कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक एंड 19 नॉन रीजनल मेंबर्स कंट्रीज आउटसाइड द रीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next, HDFC Bank, India's largest private sector bank, has received approval from the Reserve Bank of India to acquire an aggregate stake of approximately 9.5% of the paid-up share capital of voting rights in how many banks? Right answer क्या हो जाएगा इसका? इसका right answer हो जाएगा 6। ठीक है, पूछा क्या गया है कि भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक को कितने बैंकों के में भुगतान की गई शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार की लगभग 9.5% की कुल हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है, तो 6 बैंक। ठीक है, India's biggest private sector bank HDFC Bank received the RBI approval to acquire aggregate holding of about 9.5% of the paid up share capital or voting rights in 6 banks. The 6 banks in which HDFC Bank has received approval to acquire stake includes Axis Bank, Suryoday Small Finance Bank, ICICI Bank, Bandhan Bank, Yes Bank and IndusInd Bank. ठीक है, HDFC Bank submitted applications to the Reserve Bank of India as the promoter sponsor of the group on December 18, 2023, seeking approval for the stake acquisition. बोला क्या गया है कि भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक को 6 बैंकों में भुगतान की गई शेयर पूंजी का लगभग 9.5% या वोटिंग अधिकार हासिल करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। जिन 6 बैंकों में एचडीएफसी बैंक को हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली है उनमें कौन कौन से हैं? एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक। क्लियर? सेम कंटेंट आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूंगी वैलिडिटी अप्रूवल की, तो अप्रूवल ग्रांटेड बाय द आरबीआई इज वैलिड फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ आरबीआई लेटर अंटिल द 4th of Feb 2025, indicating the timeline within which its acquisitions must be completed. Next है investment entities, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से बोल रही हूँ, कंटेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, आपका लॉस हो सकता है एग्जाम में। और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हर क्वेश्चन का कितना भी डीप हो आप लोग आंसर करना चाहते हैं तो आप लोगों ने कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which bank collaborates with Lee Remit to provide seamless cross-border transaction for MSME, micro, small and medium size business? ठीक है, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए निर्बाध सीमा पार लेन देन प्रदान करने के लिए कौन सा बैंक ली रेमिट के साथ सहयोग करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यस बैंक इज द राइट आंसर। Fintech startup Lee Remit and Yes Bank have partnered to introduce a cross-border platform that enables MSME to conduct international transactions in key currencies including US dollar and euros. ठीक है, in addition of multi-currency support, the platform offers transparency, efficiency and cost benefit for small businesses involved in global trade, making it more accessible for MSME. ठीक है, यही सब इसमें कंटेंट में हिंदी में दिया गया है कि फिनटेक स्टार्टअप ले रेमिट और यस बैंक ने एक क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म पेश करने की साझेदारी की है जो एमएसएमई को अमेरिकी डॉलर और यूरो सहित प्रमुख मुद्राओं में अंतरराष्ट्रीय लेन देन करने में सक्षम बनाता है। यस बैंक के बारे में जानेंगे। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2004, हेडक्वार्टर है मुंबई, एमडीसीओ प्रशांत कुमार, टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फाइन हैज द Reserve Bank of India imposed on Power Finance Corporation for violating norms? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8.80 लाख। बोला क्या गया है इसमें कि आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर कितना जुर्माना लगाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर है 8.80 लाख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड a fine of 8.80 lakh on Power Finance Corporation for violating norms pertaining to the liquidity risk management framework for non-banking financial companies and core investment companies. During the statutory inspection conducted by the Reserve Bank of India, it was discovered that the Power Finance Corporation has failed to maintain the mandated liquidity
coverage ratio of 60% as of March 31st, 2022. The breach occurred due to the inclusion of intangible asset as high quality liquid asset for computing the LCR. ठीक है, सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में सारे वही पॉइंट्स के साथ जो आपको इंग्लिश में दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC Bank and ICICI banks make strategic investment in RDCL, a residential mortgage-backed security firm. In total, how many crore have both HDFC Bank and ICICI Bank invested in RDCL? ठीक है, बोला गया है इस क्वेश्चन में कि HDFC बैंक और ICICI बैंक ने आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूति फर्म RDCL में रणनीतिक निवेश किया है। कुल मिलाकर HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों ने RDCL में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितने करोड़ का किया है, तो 60 करोड़ इज द राइट आंसर। Two of India's biggest lenders, HDFC Bank and ICICI Bank, have invested in a company called RMBS Development Company Limited to promote the residential mortgage-backed security market. ठीक है, the two lenders have acquired a 7% stake each in a newly formed company. They inform in separate regulatory filing on February 2. Formation of RDCL, RMBS Development Company will have 10 banks and financial institutions as its shareholders. The lender informed exchange, however, they have not named other shareholder of the proposed company. Financial benefits की बात कर, financial details की बात करेंगे तो both HDFC Bank and ICICI Bank have invested rupees 35 crore each in RDCL, which is expected to be operational by the end of March. Clear? सेम कंटेंट हिंदी में जैसे मैं देती हूँ हर पॉइंट के साथ दिया गया है। बात करेंगे HDFC बैंक की, तो फाउंडेड इन 1 जुलाई 2023। स्ट्रेंज लग रहा है तो इसको स्ट्रेंज मत समझिए क्योंकि वी आर द मर्जर बिटवीन द HDFC एंड HDFC बैंक, ये लाइन जरूर देखना। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करेंगे मुंबई, MD/CEO कौन है, शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है इसका वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ICICI बैंक की बात करेंगे, MD/CEO संदीप बख्शी। फाउंडेड इन 5 जनवरी 1994। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, HDFC बैंक का, सॉरी ICICI बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, HDFC Bank introduced 4 SME credit cards for entrepreneurs and freelancers. The key selling point of the cards is that they will grant how many days of interest-free credit, the most day offered by banks. पूछा गया है कि HDFC बैंक ने उद्यमियों और फ्रीलांसर्स के लिए 4 SME क्रेडिट कार्ड पेश किए हैं। कार्डों का मुख्य विक्रय बिंदु यह है कि वे कितने दिनों का ब्याज मुक्त क्रेडिट देंगे जो किसी भी बैंक के द्वारा दिए जाने वाले सबसे अधिक दिन है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो वो कितना हो जाएगा, 55 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, 55 डेज। India's largest private sector bank, HDFC Bank, launched 4 new SME यानी कि small and medium enterprises focused credit cards to cater to the specific needs of entrepreneurs, freelancer, and 55 days interest-free credit period. The main highlight of the card is that they will provide 55 days of interest-free credit, the highest number of the days offered by any bank. Variants, the 4 variants include the Biz First, Biz Grow, Biz Power, and Biz Black. Is designed to cater the different business requirement. Cost efficiency benefits. These SME focused credit cards also offer saving on essential businesses expenses such as utility bills, GST, income tax, vendor payments, business travel, and business productivity tools. These features enables SME to streamline their expenditure while maximizing cost एफिशिएंसी। ठीक है, सेम आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स हिंदी में। आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स भी देख सकते हैं। की फीचर्स ऑफ बिजनेस क्रेडिट कार्ड, फर्स्ट की बात करेंगे, अप टू 55 डेज फ्री क्रेडिट पीरियड, इंडस्ट्री बेस्ट। ओके, अप टू 10 into रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ऑन बिजनेस स्पेंड्स, बिल पेमेंट, टैक्स पेमेंट, वेंडर पेमेंट्स, बिजनेस ट्रैवल, बिजनेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, स्पेशली क्यूरेटेड बिजनेस इंश्योरेंस पैकेज एक्सेट्रा। बहुत कुछ है, आप सारे पॉइंट्स उसको वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
In which year did the Finance Ministry introduce the direct listing of Indian companies' equity shares on international exchanges scheme through an amendment to the Foreign Exchange Management Rules Act? वित्त मंत्रालय ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज योजना पर भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों की सीधी लिस्टिंग की शुरुआत की थी? 2019 is the right answer. The Finance Ministry amendment the Foreign Exchange Management Non-Debt Instruments Rules 2019 to introduce the direct listing of equity shares of companies incorporated in India on international exchanges on scheme. फर्स्ट की बात करें, इन्वेस्टर अप्रूवल. इन्वेस्टर्स फ्रॉम countries such as China will require government approval to participate in the direct listing of equity by Indian entities on international stock exchanges. Next है initial jurisdictions on and exchanges. The scheme starts will gift IFSC as the permissible jurisdiction and NSE International Exchange, India International Exchange as the international exchanges. ठीक है. नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री रूल्स, परमिसेबल होल्डर डेफिनेशन, इक्विटी शेयर इश्यूएंस रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर ऑफरिंग, प्राइसिंग फॉर्मूला. ये सभी कुछ आपको कंटेंट हिंदी में भी मिल जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ना है लाइन बाय लाइन. ठीक है. हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि हाउ मेनी करोड़ हैज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पेड टू एक्सिम बैंक आफ्टर इन्वोकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज ऑन दीज लोन्स. तो इन ऋणों पर भारत सरकार की गारंटी लागू करने के बाद विदेश मंत्रालय ने एक्सिम बैंक को कितने करोड़ का भुगतान किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9,013.72 करोड़ रुपीस. लोन extended through Exim Bank of India to certain countries, particularly African nations, have been classified as doubtful debt in the financial year 23-24. The Ministry of External Affairs has provided 9,013.72 crore rupees to Exim Bank after invoking Government of India guarantees on these loans. This indicates the involvement of the Indian government in backing these loans. Clear? First है NPA, non-performing assets. Some decades plus old loans extended to African country have turned into NPAs, leading to the invocation of government guarantees by Exim Bank. Next है lines of credit. So these are extended to other countries including African nation as part of India's foreign aid and economic cooperation efforts. Next है they have been classified as doubtful but not written off. Next MEA's financial support, evaluation of LOCs, government to government credit lines. Next है transition through Exim Bank. ये सारे ही पॉइंट आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, आप पॉज करके वीडियो को या PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं. सारे ही पॉइंट आपको, सारा कंटेंट जो है वो हिंदी में भी देखने को मिलेगा. ठीक है, जैसे सुटेबल है वैसे आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे. द LIC हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ न्यू यूनिट लिंक्ड LIC linked insurance product LIC Index Plus. What is the मिनिमम एज फॉर एंट्री? तो बोला गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने यानी कि LIC ने एक नया यूनिट लिंक्ड जीवन उत्पाद LIC इंडेक्स प्लस लॉन्च करने की घोषणा की है. ठीक है, क्या नाम है इसका? जीवन प्रोडक्ट, जिसका नाम है LIC इंडेक्स. पूछा गया है इसमें एंट्री के लिए न्यूनतम जो एज है वो क्या होगी? तो वो 3 मंथ्स होगी. ठीक है, 3 मंथ्स इज द right answer. LIC announced the launch of its new unit linked LIC life insurance product called the LIC Index. क्या कहलाएगा ये? LIC Index इसका नाम है. इसका जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया है LIC ने, नया इंश्योरेंस पॉलिसी. तो LIC Index Fund is unit linked non participating individual लाइफ इंश्योरेंस प्लान. तो की फीचर्स की बात करेंगे इसकी. तो की फीचर्स ऑफ LIC इंडेक्स पॉलिसी, मिनिमम एज एंट्री 90 डेज कंप्लीटेड. ठीक है, 90 डेज कंप्लीटेड का मतलब 3 मंथ्स कंप्लीटेड मिनिमम. ठीक है, मैक्सिमम एज एंट्री
50 or 60 years depending on the basic sum assured. Next है basic sum assured 7 to 10 times for the age at entry 90 days to 50 years and 7 times of annualized premium for age at entry 51 years to 60 years. Next है minimum age at maturity ठीक है 18 years and maximum age at maturity 75 or 85 years nearer body depending on the basic sum assured. ठीक है, इसके अलावा अदर भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, काफी कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, जिसको आपने खुद से समझना है जैसे आपको सुटेबल होता है वैसे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये कंटेंट भी आप देख सकते हैं जो हिंदी में सारे पॉइंट्स हैं, और एलआईसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिस्कस तो हम करते ही रहते हैं। अगर देखें तो फिर से देख लेते हैं। एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956, मुंबई हेडक्वार्टर, और सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरपर्सन है। और एलआईसी का 1 सितंबर 1956 एस्टेब्लिशमेंट, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई। ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Asian Life Insurance is going to be acquired by Bandhan Financial Holdings, which is the parent firm of Bandhan Bank. Where did the Asian Life Insurance headquarter located in India? तो Asian Life इंश्योरेंस का अधिग्रहण बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स द्वारा किया जा रहा है, जो बंधन बैंक की मूल कंपनी है। एगन लाइफ इंश्योरेंस का आपसे पूछा गया है हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। ठीक है, Mumbai is the right answer. Bandhan Financial Holding, the holding company of Bandhan Bank, is set to take control of Aegon Life Insurance. The Insurance Regulatory and Developer Authority of India, क्या कहेंगे, IRDA has granted final approval for the acquisitions which was received earlier. Completions of regulatory approvals with IRDA approvals, all regulatory requirements for the proposed acquisition are now fulfilled. Bandhan Bank had previously obtained approval from the Reserve Bank of India 4 weeks ago. Clear? तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स बंधन बैंक की होल्डिंग कंपनी एगन लाइफ इंश्योरेंस का नियंत्रण करने के लिए तैयार है, और IRDA ने अधिग्रहण के लिए अंतिम मंजूरी भी दे दी है जो पहले प्राप्त हुई थी। ठीक है, सारा कंटेंट आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे एगन लाइफ इंश्योरेंस की, तो एगन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इन एन इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फाउंडेड इन 2008। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया ना, हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और ऑफरिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, एगन लाइफ इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द एगन एनवी एंड BCCL, विच इज द ओनर एंड पब्लिशर ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग उसको जरूर पढ़िए, अगर पता है तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे बंधन बैंक की। MD कौन है, करनी सिंह आरहा। बंधन बैंक नहीं, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स की। ठीक है, कौन है, MD करनी सिंह आरहा। बंधन बैंक के आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन है, मैंने डिस्कस किया है जब भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, अकॉर्डिंग टू एन अनाउंसमेंट मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, what percentage of the rupees 2000 bank notes that were in circulation on 19th of May 2023 had been returned by January 31st 2024। पूछा गया है कि RBI के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद 2000 रुपये के बैंक नोटों का कितना प्रतिशत 31 जनवरी 2024 तक वापस आ गया था। कितना प्रतिशत आया था, कितना परसेंट आया था, तो वो आया था 97.5%। The Reserve Bank of India announced that 97.50% of the rupees 2000 bank notes in circulation as of May 19, 2023 have been returned as of January 31st, 2024. Clear? The total value of rupees 2000 bank notes in circulation, which was 3.56 lakh crore rupees at the close of business on 19th of May 2023, when the withdrawal of rupees 2000 bank notes was announced, has declined to 8,897 crore rupees at the close of business on January 31st, 2024. RBI emphasized that
₹2,000 banknote continue to be legal tender. The RBI had announced the withdrawal of ₹2,000 banknote on 19th of May 2023 from the circulation, as these notes were not commonly used for transactions and the stock of banknotes in other denominations continues to be adequate to meet the currency requirements of the public. The then Reserve Bank of India also stated that the withdrawal is in pursuance of its clean note policy. Clear? कुछ पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट और मिल जाएंगे देखने को, और कंटेंट भी आपको सारे पॉइंट बाय पॉइंट मिल जाएगा, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। प्लीज कंटेंट को पढ़िएगा लाइन बाय लाइन। क्वेश्चंस थोड़ा डीप में ही आएंगे ऐसी उम्मीद है मुझे, और आएंगे ही शायद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि which state priority sector loan potential estimated by the NABARD for agriculture and rural development NABARD, ठीक है, and 3.15 lakh crore rupees is expected to rise at a strong double digit rate in 2024-25. क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि नाबार्ड के द्वारा अनुमानित किस राज्य की प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण क्षमता 3.15 लाख करोड़ रुपए है 2024-25 में मजबूत दोहरे अंक की दर से बढ़ने की उम्मीद है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें पूरा? द नाबार्ड प्रोजेक्टेड रोबोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पोटेंशियल ऑफ ₹3.15 lakh crore in West Bengal for 24-25. NABARD Chief General Manager Usha Ramesh unveiled the West Bengal State Focus Paper alongside bankers, State Chief Secretary BP Gopalika and other officials. The paper projects has a priority sector lending potential of ₹3.15 lakh crore in West Bengal in 24-25, making a 16% increase from the previous fiscal year figure of ₹2.70 lakh crore. In the first quarter of the current fiscal year, priority sector lending in the state amounted ₹86,531 crore. According to the projection, the MSME sector is expected to lead the way with a 48.64% shares in the total credit growth outlook, followed by agriculture sector including infrastructure at 36.71%. क्लियर? इसके रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इसमें सभी कुछ दिया गया है, हिंदी में भी बोला गया है कि नाबार्ड ने 2024-25 के लिए पश्चिम बंगाल में प्राथमिकता क्षेत्र यानी कि जो आपका मेन प्रायोरिटी सेक्टर है उसकी ऋण क्षमता में 3.15 लाख करोड़ रुपए की मजबूत दोहरे अंक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और नाबार्ड की जो मुख्य महाप्रबंधक हैं उषा रमेश ने बैंकरों, राज्य के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका और अन्य अधिकारियों के साथ वेस्ट बंगाल राज्य फोकस पेपर का भी अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरपर्सन है इसके श्री शाजी केवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बी शिवारामन कमेटी। ठीक है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था? बी शिवारामन कमेटी बाय एक्ट 61 1981 ऑफ पार्लियामेंट ऑन 12th of July 1982 टू इम्प्लीमेंट द National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981. Clear? NABARD is an apex regulatory body for the overall regulation of regional rural banks and apex cooperative banks in India. It is under the jurisdictions of the Ministry of Finance, Government of India. ये सारे ही पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड की अगर एस्टैब्लिशमेंट डेट पूछी जाएगी तो 12th of July 1988। किस कमेटी के अंदर, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था? तो बी शिवारामन कमेटी। ठीक है, इम्प्लीमेंट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। इट इज अंडर द जुडिकेशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में
इसलिए आप लोगों को बताया गया है और याद रखना है, जिसको पता है ठीक, जिसको नहीं पता है उसने याद रखना है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन February 2024 हाउ मच हैज बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैज बीन फाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर वायलेटिंग स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोविजंस। फरवरी 2024 में विशिष्ट नियामक प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर कितना जुर्माना लगाया गया है? तो 5 लाख रुपए का लगाया गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन रेगुलेटरी प्रोविजंस। फर्स्ट है रेगुलेटरी प्रोविजंस, द पेनल्टी वाज levied due to the company's contravention of a specific provision outlined in the non-banking financial company housing finance company reserve bank directions 2021 statutory inspection. The National Housing Bank conducted a statutory inspection of Bajaj Housing Finance concerning its financial positions as of March 31st, 2022. Non-compliance intent of penalty, ये सारे ही पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे हिंदी में, जिससे को आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी सुटेबल है। ठीक है, चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है? PFRDA TRACE is the second phase of the TARCH project demonstrating its importance in the advancement of PFRDA operations. What is T in TARCH? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? टेक्नोलॉजी। ठीक है, PFRDA ट्रेस टार्च परियोजना का दूसरा चरण है जो PFRDA संचालन की उन्नति में इसके महत्व को प्रदर्शित करता है। TARCH में आपसे T क्या है पूछा गया है। PFRDA का फुल फॉर्म सबको पता होगा, पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिनको नहीं पता है वो देख लें। PFRDA हैज इनिशिएटेड a tendering process inviting bids from prospective bidders to participate in the PFRDA TRACE RFP as part of the technology architecture project. ठीक है, पर्पस ऑफ PFRDA TRACE, तो क्या है इसका पर्पस ये पूछा गया है। तो PFRDA TRACE will function as a comprehensive tool facility, ठीक है, facilitating various functions including submitting regulatory and supervisory compliance reports by intermediaries, sharing reports and data with PFRDA and monitoring function. तो टार्च को आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, तो वो आपने याद रखना है क्या है? टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। क्लियर? नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ PFRDA ट्रेस, सेकंड फेज ऑफ टार्च प्रोजेक्ट, सिलेक्शन ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर, वेंडर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर। ये सारे ही पॉइंट्स आप हिंदी में भी देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। जो भी सुटेबल है जिस लैंग्वेज में, उसमें आप कंटेंट देख सकते हैं। हम बात करेंगे PFRDA की। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन की। तो चेयरमैन है दीपक मोहंती PFRDA के। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं दीपक मोहंती और LIC के चेयरमैन है सिद्धार्था मोहंती। दोनों में ही कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करके चलना है। PFRDA के चेयरमैन है दीपक मोहंती। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, एस्टैब्लिशमेंट इन 2003। PFRDA is a regulatory body for the overall supervision and regulations of pension in India. It operates under the jurisdiction of the Ministry of Finance in the Government of India. ये सारे ही पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है ये देख लेते हैं। Indian Overseas Bank, a state-owned bank, has acquired a market valuation of more than rupees 1 lakh crore for the first time. Which of the following bank are in the list of to surpass the rupees 1 lakh crore market capitalization? Clear? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? E. पूछा क्या गया है? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, सरकारी स्वामित्व वाले बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बाजार मूल्यांकन हासिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के आंकड़े को पार करने वाली सूची में है? तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। इंडियन ओवरसीज बैंक, a state-owned bank, achieved a market capitalization exceeding rupees 1 lakh crore for the first time. This milestone comes after a remarkable 100% surge in the stock
price over the last 6 months. Fifth PSU bank to cross rupees 1 lakh crore. IOB joins the ranks of State Bank of India, Bank of Baroda, Punjab National Bank and Union Bank of India as the fifth public sector lender to surpass the rupees 1 lakh crore market capitalization mark. Clear? Next है financial performance. In the third quarter of financial year 24, IOB Indian Overseas Bank reported a substantial 30% increase in net profit, reaching rupees 723 crore for the December quarter of 23-24. Clear? Year-on-year comparison, this net profit represents a significant improvement compared to the corresponding quarter of the previous fiscal year, where the bank recorded a net profit of रुपीज 555 करोड़. ठीक है, तो यही कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा. तो सरकारी स्वामित्व वाले इंडियन ओवरसीज बैंक ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अपना हासिल किया है. ये एक माइलस्टोन था जो पिछले 6 महीनों में स्टॉक मूल्य में उल्लेखनीय 100% उछाल के बाद आया है और 1 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाला 5वां PSU बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 1 रुपये को पार करने वाला 5वां सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता बन गया है. ठीक है, बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक की. एस्टैब्लिश्ड इन 10th of February 1937, चेन्नई तमिलनाडु, हेडक्वार्टर. MD एंड CEO हैं इसके अजय कुमार श्रीवास्तव. क्लियर? नेक्स्ट पे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which small finance banks collaborates with Edelweiss Tokyo on बैंक assurance services. ठीक है, तो कौन सा बैंक लघु वित्त बैंक assurance सेवाओं पर Edelweiss Tokyo के साथ सहयोग करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो ESAF Small Finance Bank, ESAF Small Finance Bank announced a significant bank assurance partnership with the Edelweiss Tokyo Life Insurance to enhance financial solutions for customer. First, alignment of organizational values, diversification strategies, accessibility of insurance products, contribution to distribution strategy. ये सारे ही पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा ये सारे ही पॉइंट्स हिंदी में भी दिए गए हैं. व्हाट इज द बैंक अश्योरेंस? बैंक अश्योरेंस एक टर्म्स है जिससे सभी लोग नोन हैं. जो कुछ फ्रेशर्स इनको नहीं पता है उनको बता दूं व्हाट इज द बैंक अश्योरेंस. बैंक अश्योरेंस रेफर्स टू द एग्रीमेंट बिटवीन अ बैंक एंड द इंश्योरेंस कंपनी थ्रू विच द बैंक सेल्स द इंश्योरेंस प्रोडक्ट और द कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी टू इट्स कस्टमर. This is an arrangement through which both the bank and the tied insurance company can gain significant profits called the bank assurance. Clear? तो बैंक assurance क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जिसके थ्रू बैंक सेल्स द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसके थ्रू जो बैंक होते हैं वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करते हैं टू द कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी टू इट्स कस्टमर. ठीक है, अपने कस्टमर को जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके जो है इंश्योरेंस वो सेल करते हैं बैंक अपने कस्टमर को. दिस इज एन अरेंजमेंट थ्रू विच बोथ द बैंक एंड टाइड इंश्योरेंस कंपनी कैन गेन सिग्निफिकेंट प्रॉफिट. ठीक है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात करेंगे तो एस्टैब्लिश्ड 10th of March 2017 थ्रूसर केरला हेडक्वार्टर. MD एंड CEO हैं इसके कदमबेली पॉल थॉमस. ठीक है, बात करेंगे एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस की. MD CEO हैं सुमित राय और एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस इज a joint venture between Edelweiss Group of India and Tokyo Marine Holding of Japan. ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एग्जाम. ठीक है, चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड to stop onboarding new clients immediately as per section 35A of the Banking Regulation Act 1949 when was the PPBL founded. तो PPBL क्या है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड. ठीक है, आरबीआई ने बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35A के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तुरंत नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने के लिए कहा है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी वो 2017 में. ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has instructed Paytm Payments Bank Limited to cease onboarding new clients immediately in accordance with
its authority under Section 35A of the Banking Regulation Act 1940. After February 29, 2024, no more deposit credit transaction top-ups on withdrawal will be permitted in any customer account, prepaid cards, wallet, FASTag, NCMC cards, etc. as per the Reserve Bank of India circular post from August 2023. The RBI has ordered the Payments Bank subsidiary of Paytm to halt the acceptance of fresh deposit in its accounts and Popular Wallet from March onwards. Paytm Payments Bank is 49% owned by Paytm, parent organization 197 Communication, with the remaining 51 held by the Paytm Chief Executive and Founder Vijay Shekhar Sharma. The Payments Bank is permitted to accept all deposit up to rupees 2 lakh but in prohibited from lending. Clear? इसी के रिगार्डिंग और बहुत सारे मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। ये सारे ही पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे पॉइंट्स और कंटेंट लेके आई हूँ। आपको नेक्स्ट पेज में भी ये सारे पॉइंट्स हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। आप इस सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं और इनको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा रिगार्डिंग द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे पेमेंट्स बैंक की। अब what is the payment bank? A payment bank is a likely an other bank but operating on a smaller scale without involving any credit risk. In a simple words, it can carry out most banking operation but can't advance loans or issue credit cards. ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की हम बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज एन इंडियन पेमेंट्स बैंक फाउंडेड इन 2017, हेडक्वार्टर इन नोएडा। ठीक है, फाउंडेड इन 2017, हेडक्वार्टर है यहाँ इसका, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। ये मैंने काफी बार बताया है। फाउंडर है इसके विजय शेखर शर्मा। ठीक है, अगर डेट पूछी जाएगी तो 28 ऑफ नवंबर। ठीक है, 28 नवंबर 28 ऑफ नवंबर 2017। ठीक है, फाउंडर विजय शेखर शर्मा। और in the same year, it is received the license to run a payment bank from the Reserve Bank of India and was launched in the November, ठीक है, 2017. In 2021, the bank received a scheduled bank status from the Reserve Bank of India. Paytm Payments Bank is 49% owned by the Paytm, also known as the 197 Communication. The remaining 51% is held by Paytm Chief Executive and Founder Vijay Shekhar Sharma. Paytm Payments Bank act as a key banking partner for Paytm. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? द एडीबी बैंक राइजेस ₹1,250 crore in the largest ever local currency green bond issue. The offering is structured as a how many year currency linked bond with a one time repayment at maturity. तो एशियाई विकास बैंक ने अब तक के सबसे बड़े स्थानीय मुद्रा ग्रीन बॉन्ड इशू में 1,250 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये पेशकश परिपक्वता पर एक मुश्त पुनर्भुगतान के साथ कितने साल के लिए मुद्रा लिंक बॉन्ड के रूप में संरक्षित है, ये पूछा गया है। तो 4 year इज द राइट आंसर। ठीक है, द एडीबी हैज रेज्ड ₹1,250 crore, approximately $150 million through its largest local currency green bond issuance to date. बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। द इशू इज स्ट्रक्चर्ड एज अ 4 year currency ink bond with one time repayment at maturity and carrying a fixed interest rate of 6.72% per year. Denomination and settlement. While the bond is denominated in Indian rupee, it is settled in United States dollars. Investor returns are tied to the performance of the Indian currency. Masala bonds. The bonds follows the popular masala bond structure in the Indian financial community. Listing and arrangement. The bond is listed on the Luxembourg Stock Exchange and was arranged by Standard Chartered Bank. ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपको सेम पॉइंट्स मिल जाएंगे हिंदी में भी देखने को।
तो आप इनको देख सकते हैं, सारे ही पॉइंट्स जो इंग्लिश में दिए गए हैं कि एडीबी ने अब तक के अपने सबसे बड़े स्थानीय मुद्रा ग्रीन बॉन्ड जारी करके 1250 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो लगभग 150 मिलियन यूएस डॉलर हैं। ठीक है, चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, in 2021 secured contracts from which government to develop the portions of the Ganga Expressway while the fourth section was awarded in IRB infrastructure। ठीक है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि 2021 में अडानी ने गंगा एक्सप्रेसवे के 3 हिस्सों को विकसित करने के लिए किस प्रकार से अनुबंध हासिल किया, जबकि चौथा खंड आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, more than a year after disbursing loans to Adani Group Ganga Expressway project, State Bank of India is the process of downselling half of the nearly 11,000 crore rupees loan exposures to the longest toll road project in the country. Talks with the financial institutions. The lender is in talks with the financial institutions such as the National Bank for Financing Infrastructure and Development, NABFID, Punjab National Bank and some power finance companies to downsell half to its exposure. NABFID is interest in acquiring a portion of SBI loan as it's aligned with its infrastructure focused lending strategy. NABFID aims to sanction up to rupees 1 lakh crore by March 2024 and has already disbursed rupees 21,000 crore of loans, long term loans. Adani's contract भी देख सकते हैं, in 2021 Adani won contracts from the Uttar Pradesh government to build 3 stretches of the 594 kilometer Ganga Expressway while the fourth section was awarded to IRB infrastructure। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आप देख सकते हैं। The motto of those who use downselling, clear, it is better to sell something at a cheaper price than to lose a customer completely। अडानी ग्रुप की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए लोन वितरित करने के 1 साल से अधिक समय बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश की सबसे लंबी टोल वाली सड़क परियोजना के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए के लोन का आधा हिस्सा कम करने की प्रक्रिया में है। ठीक है, और सारे ही पॉइंट्स हिंदी में आप देख सकते हैं जो आपको सेम इंग्लिश में दिए गए हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, NABARD proposes a priority sector lending target of rupees 3.97 lakh crore for which state in 24-25। NABARD ने 2024-25 में किस राज्य के लिए 3.97 लाख करोड़ रुपए का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य प्रस्तावित किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, Karnataka is the right answer। ठीक है, NABARD has picked credit potential of rupees 3.97 lakh crore for Karnataka, the priority sector for the financial year 24-25, showing a hoping growth of 51% over the last year's projections। This includes a credit potential of rupees 1.33 lakh crore for agriculture। Of the total estimates, crop loans constituted 29%, MSME 46% on agri ancillary activities. Since the formation of the state in 2014, NABARD has propelled a credit flow of rupees 1 lakh crore, facilitating capital formation in agriculture through refines to rural financial institutions। तो NABARD ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र कर्नाटक के लिए 3.97 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट क्षमता का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष के अनुमानों की तुलना में 51% की भारी वृद्धि को भी दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिकमेंडेशन टू अपॉइंट संजीव विनायक मुदलियार एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं ये पूछा गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संजय विनायक मुदलियार को बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग की सिफारिश को मंजूरी दी है। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज proposal to post Sanjay Vinayak Mudliar as the executive director at Bank of Baroda. Mudliar is currently the executive director of Indian Overseas Bank. Mudliar will serve his new post from the day he assumes charge for the remainder of this term up to 31st of December 2025 or until further orders whichever is earlier. Simultaneously, ACC यानी कि Appointments Committee of the Cabinet has approved the DF's proposal to post Joydeep Datta Roy, Executive Director of Bank of Baroda as Executive Director in the Indian Overseas Bank. Clear? चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ट्रेड्स का फुल फॉर्म ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन सीन एन इंक्रीज इन इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग फ्रॉम लैंडर्स इन 2023. ट्रेड्स वाज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई इन विच ईयर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2018। पूछा गया है कि आरबीआई द्वारा समर्थित ट्रेड्स में 2023 में उधारदाताओं से इनवॉइस फाइनेंसिंग में वृद्धि देखी गई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रेड्स को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ट्रेड्स को 2018 में लॉन्च किया गया था। ट्रेड्स वाज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई इन 2018. RBI backed invoice discounting platform Trades has reported a jump in invoices financed by lenders in 2023. The electronic platform facilitates easy access to credit for small businesses that are vendors to large corporations. While it was slow to scale initially, traction has started picking up with the banks and non-banks lenders participating in the ecosystem. Currently, there are 3 entities licensed by the Reserve Bank of India to offer services. M1 Exchange is Invoice Mart and Receivables Exchange of India. While initially Trades was mainly used by public sector enterprises, now private companies have started joining the ecosystem. Clear? सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर हिंदी में देखने को, आप हिंदी में भी देख सकते हैं सेम कंटेंट, ठीक है। वही पॉइंट्स के साथ जो आपको इजी लगे वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन। कंटेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डीप में पूछे जाएंगे तो आप आंसर कर पाएंगे अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है तो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many years will former RBI Deputy Governor HR Khan serve as the part-time chairman of the AU Small Finance Bank? तो RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर HR खान AU Small Finance Bank के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कितने वर्षों तक काम करेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 year, not 2 years. 1 year is the right answer. ठीक है। AU Small Finance Bank has announced the appointment of the Reserve Bank of India former Deputy Governor Harun Rashid Khan HR Khan as a part-time chairman. 1 year is the right answer. Clear? RJ Vikas Verma has completed his tenure on 29th of January 2024 and will cease to be part-time chairman and independent director of the bank with immediate effect. Harun Rashid Khan HR Khan, independent director, non-executive, shall assume the position of the part-time chairman of the bank January 30, 2024 till completion of his first tenure as independent director of the bank. Example, December 27, 2024. तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हारून रशीद खान को अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, और बोला गया है कि राज विकास वर्मा ने 29 जनवरी 2024 को अपना कार्यकाल पूरा किया है। वो तत्काल प्रभाव से बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेंगे। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर HR खान AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कितने वर्ष तक काम करेंगे? तो वो करेंगे 1 year तक। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो 1 year, ठीक है, 1 year। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? In 2023-24, the government plans to increase dividend from the Reserve Bank of India, public sector banks and financial institutions by what percentage? तो 2023-24 में सरकार भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश को कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना
बना रही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 17% इज द राइट आंसर। ठीक है, हैविंग रीप्ड रिच डिविडेंड्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, द गवर्नमेंट विल बी लुकिंग फॉरवर्ड to receiving about rupees 70,000 crore from the central bank and the financial institutions in the next financial year. In the interim budget to be unveiled in the Lok Sabha on 1st of February by Finance Minister Nirmala Sitharaman, sources stated the government would tax received from the dividend from the financial institution at much higher level than rupees 48,000 crore estimates for the current fiscal. The current financial year estimates has already exceeds the budget targets as RBI paid a dividend of rupees 87,416 करोड़। क्लियर? सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में भी, आप देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन कंटेंट को जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटेंट आपको जैसे सुटेबल है पीडीएफ डाउनलोड करके या वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर पढ़िए। और यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है अपना फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 और जल्द ही इसके रिमेनिंग पार्ट 2 और 3 में लेके आऊंगी। कंप्लीट पीडीएफ आप लोग लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जरूर ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।